हेलो एंड वेलकम टू यूपीपीएससी। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में टेबल किया गया है। अब हमारे लिए ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए और मेंस एग्जामिनेशन के लिए दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2026 के लिए और मेंस 2026 के लिए भी। अभी ये आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे जब भी लेकर आया जाता है वो इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि इंडियन इकोनॉमी किन चैलेंजेस से गुजर रही है, इंडियन इकोनॉमी इस फाइनेंशियल ईयर कैसा परफॉर्म कर रही है और पिछले फाइनेंशियल ईयर से उसका कंपैरिजन भी करा जाता है। लेकिन जब बजट आएगा जो कि आने वाला है 1 फरवरी, यानी कि आज हमारा थर्सडे है और उसके बाद संडे को बजट आएगा। तो बजट जो है वो एक फ्यूचर लुकिंग डॉक्यूमेंट होता है। बजट बताएगा कि 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है विच विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 1 एंड इट विल एंड इन मार्च 31 2027, तो वो उसके होने वाले खर्चे के बारे में बताता है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है या फिर जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो कैसा जा रहा है, इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या क्या आगे के चैलेंजेस रहने वाले हैं। तो एक तरीके से ये रिपोर्ट कार्ड होता है इंडियन इकोनॉमी का, ये मानकर चलिए। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है वो यहां पर क्या कहना चाहता है इसको हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पहले इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के ऊपर जो है वो यहां पर कमेंट कर रहा है और वो ये बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो हमें नजर आएगी 6.8 से 7.2% के बीच में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहले ये बताया गया था कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 7.4% तक हो सकती है। तो मॉडरेटली हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने इस ग्रोथ टारगेट को 0.2% से कम कर दिया है और वेरिएबल टर्म्स में तो मान के चलिए कि 0.6% से, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोल रही थी पहले कि शायद इंडियन इकोनॉमी 7.4% तक भी ग्रो करेगी 2027 में, लेकिन अब तो इन्होंने 6.8 बोल दिया। लेकिन तब भी दिस परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इज कंसिडर्ड गुड फॉर द इमर्जिंग एंड अ डेवलपिंग कंट्री सच एज इंडिया, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड में जितनी भी इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज को देखते हैं तो वो भी इस ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पा रही हैं। एंड इकोनॉमिक सर्वे यहां पर दो टाइप ऑफ कंट्रीज या दो टाइप ऑफ इकोनॉमीज के बारे में बात करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम जनरली जब भी अपने इकोनॉमिक्स लेक्चर में बात करते हैं तो वी डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज। वैसे तो हमें और कंट्रीज के बारे में भी बात करनी चाहिए, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में हम जनरली बात करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज वो होती हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,000 से ज्यादा है और फिर अपर अपर मिडिल वो होती हैं, अपर मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास इकोनॉमी होती है ना। तो इंडिया जो आती है वो आती है इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी में, चाइना भी उसी में ही आती है। तो ये बोला जा रहा है कि इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हैं हमारी कंट्री के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर, वो इतना ज्यादा ग्रोथ रेट भी अचीव नहीं कर पा रही हैं। और बल्कि ये भी देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने पास्ट पैंडेमिक लेवल को आज तक अचीव नहीं कर पाई हैं। भाई पैंडेमिक जो है वो 2020 से स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट 2023 तक जो है वो पूरा वर्ल्ड जो है ऑलमोस्ट पैंडेमिक फ्री हो गया था। 2024 और 25 में भी हमने कुछ वर्ल्ड के पॉकेट्स में पैंडेमिक के एक्सट्रीम केसेस देखे हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं देखे कि वर्ल्ड इकोनॉमी उससे इंपैक्ट हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कैटेगरी में ही आती हैं, लेकिन वो आज तक पास्ट पैंडेमिक अपने ओवरऑल ग्रोथ को उस लेवल तक नहीं लेकर आ पाई है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। यहां पर यह बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी उन्होंने 0.4-0.3% से उसके टारगेट नीचे क्यों कम करे हैं, वो ये बोला है कि देयर इज अ लैग्ड रिफॉर्म। अब लैग रिफॉर्म क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स को लेकर आए गए हैं जो अभी तक हमारी इकोनॉमी डाइजेस्ट नहीं कर पाई है, तो उसका आने वाले समय पर हमें इंपैक्ट मिलेगा। व्हाट आर दीज लैग रिफॉर्म्स? ये बोला जा रहा है कि मेजर पॉलिसी स्टेप्स इन द लास्ट 1-2 years लाइक जीएसटी रैशनलाइजेशन। और हमें ये जो जीएसटी रैशनलाइजेशन है ये हमें नजर आया कि ये लेकर आया गया था दिवाली से 10-15 दिन पहले, और जब ये लेकर आया गया तो अभी तक इसका हमें कोई बहुत मेजर इंपैक्ट जो है वो नजर नहीं आया है ऑन द इंडियन इकोनॉमी मैक्रो फंडामेंटल्स, राइट। तो इसका इंपैक्ट जो है वो 1 से 2 साल के अंदर ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ता है। हम खाली जीएसटी कलेक्शन को देखकर ये नहीं बोल सकते कि वाह ये तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ गया। हमें बहुत सारे फंडामेंटल्स को यहां पर कंसीडर करके चलना है। वी आर नॉट लुकिंग एट माइक्रो इकोनॉमिक्स हियर। तो
डीरेगुलेशन, अब बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको डीरेगुलेट करा गया है, जैसे कि एलपीजी रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन करा गया था। तो डीरेगुलेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट हैज सेड दैट नाउ वी वांट टू डीरेगुलेट दिस पर्टिकुलर सेक्टर, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। सिंप्लीफिकेशन करा है काफी लॉज को लेकर, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या बाकी के लॉज हो, एंड सप्लाई साइड रिफॉर्म्स भी करा है। तो इसकी वजह से जो आउटपुट है वो इंस्टेंटली बूस्ट नहीं होता, ये टाइम लगता है सप्लाई चेन पर वर्क करने के लिए, ये यहां पर बोला जा रहा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 जो है, इट विल बी द ईयर व्हेन दीज रिफॉर्म्स विल बी डाइजेस्टेड। अभी तक जो है वो लोग इन रिफॉर्म्स को डाइजेस्ट ही कर रहे हैं। अभी ये बात खबर आई ही थी, ये खबर आई ही थी कि भाई आपकी जो गाड़ियां हैं उन पर 28% से टैक्स हटाकर 18% कर दिया गया है, जो गाड़ियां 1500 सीसी इंजन से नीचे हैं। अब एक और झूठी खबर फैला दी गई है कि ईयू के साथ में और इंडिया और ईयू के बीच में जो एफटी हो रहा है उसमें BMW आपको आधे रेट पर मिल रही है। बेवकूफी की बातें हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। या तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं पता तभी वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत बार ये बोल चुका हूं कि डोंट ट्राई टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्फ्लुएंसर, बिकॉज वो एक्चुअली में इन्फ्लुएंसर नहीं है, दैट इज अ पैरेट विच इज स्पीकिंग, और जो उसको पता नहीं है, अन अनकॉम्प्रिहेंडिंग पैरेट। तो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो यहां पर बताया जा रहा है। रीड न्यूज़पेपर, डू नॉट वॉच इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पर सारी इंफॉर्मेशन गलत आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो BMW है उस पर 40% आपका टैरिफ कम हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। पहली बात तो वो गाड़ी अब इंडिया में बन रही है, लेकिन उसके ऊपर तब भी टैरिफ लगेगा, ये बात समझना। सेकंड है पोस्ट शॉक नॉर्मलाइजेशन। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो इस समय पर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2025 कब स्टार्ट हुआ भाई? 1 अप्रैल से, और खत्म कब होगा? 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2026 में ये खत्म होगा। तो इसी को ऐसे एड्रेस करा जा रहा है। नाउ इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? एन अनयूजुअली चैलेंजिंग। व्हाई? क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है ग्लोबल ट्रेड को लेकर, बिकॉज ट्रंप हैज इम्पोज 50% एडिशनल टैरिफ्स ऑन इंडिया। तो इंडिया के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है। पहले कोई टैरिफ नहीं लगाए जा रहे थे, सॉरी 25% एडिशनल टैरिफ, पहले 25 था फिर 25 एडिशनल लगाया। तो ओवरऑल इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया गया। इससे ओवरऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ रहा है। साथ ही में ही बहुत सारी जगहों से इंडिया को इंपैक्ट हो रहा है। जैसे कि पहले बोला गया कि रशिया से आप तेल खरीदना बंद कर दो, इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ईरान चाहबार में कर रखी है, उसकी वजह वहां पर भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। एंड देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द ग्लोबल मार्केट, है ना। तो दिस इज व्हाई वी आर सीइंग दैट 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर है, इट इज अ अनयूजुअली चैलेंजिंग ईयर और वीक एक्सटर्नल डिमांड। अब टैरिफ का इंपैक्ट क्या होता है? देखिए, मेरी कंट्री में BMW जैसी गाड़ी के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है 110%। मान लीजिए कि BMW की ओवरऑल वैल्यू जो है वो 25 लाख रुपए है। अब उस पर 110% टैरिफ लगा दोगे आप, तो पहले तो आप 100% से गाड़ी की वैल्यू बढ़ा दो, 25 लाख का 50 लाख हो गया, 10% और बढ़ा दो, तो हो गया आपका 52,50,000 रुपए। तो जो गाड़ी 25 लाख रुपए की है वो आपने 52,50,000 रुपए की कर दी। तो इंडिया में बेवकूफ कस्टमर नहीं है यहां पर कि हर कोई आदमी जो है वो यहां पर BMW खरीदने चल पड़ेगा। बहुत कम लोग जो हैं वो जो अपने स्टेटस को ज्यादा बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं या जिनकी पॉकेट एक्चुअली में अलाउ करती है टू राइड दिस जर्मन इंजन, तो वो यहां पर इसको खरीदेंगे। लेकिन वैसे ही आपको नजर आएगा जब इंडिया के गुड के ऊपर 50% टैरिफ लगेगा, तो जो 100 रुपए की चीज है वो 150 रुपए की हो रही है, जो $1 का सामान है वो $1.5 का हो रहा है। तो अमेरिकन इकोनॉमी में क्या इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी? जवाब है नहीं। तो क्या बोला जा रहा है? वीक एक्सटर्नल डिमांड। तो जो इंडियन गुड्स हैं उनकी डिमांड यूएस इकोनॉमी में अब कम हो रही है या ओवरऑल ग्लोबली कम हो रही है, क्योंकि बहुत जगहों पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं इंडियन गुड्स के ऊपर। अब लगाया जा रहा है डोमेस्टिक डिमांड टेक्स द लीड। whenever we read a topic, whenever we start our syllabus for UPSC या UPPCS, इसमें एक टॉपिक जो होता है वो होता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम एक जनरली पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इट इज अ डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, इट इज अ डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी। सिमिलरली वेयर एज द चाइनीज इकोनॉमी इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। जैसे कि इंडिया में जनरली जो जीडीपी हमारी है 4.188 ट्रिलियन या $4.2 ट्रिलियन की,
उसमें आपको नजर आएगा मेजॉरिटी ऑफ द जीडीपी इज देयर बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड और द कंजम्पशन ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास। इंडिया में कंजम्पशन बेस्ड जो है वो ग्रोथ है, जितनी क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है तो जो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है एंड दैट इज व्हाई हमारी इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल आउटपुट ग्रोथ हो रही है। अब आउटपुट ग्रोथ की वजह से जीडीपी बढ़ रही है। चाइना में एक्सपोर्ट बढ़ाया जाता है एंड दैट इज व्हाई वहां पे एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है। अब क्या बोला जा रहा है कि सर्वे जो है वो एक सिग्नल शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एक्सटर्नल डिमांड टू डोमेस्टिक डिमांड। और पहले हमारी जो ओवरऑल गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट करा जाता था, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट विड्रॉ भी कर रहा है क्योंकि डोमेस्टिक ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ गई है। पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर बिजनेसेस टू केटर द डिमांड ऑफ इंडिया। तो ये भी एक पॉइंट हमें जो है वो समझना है जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। इसके बाद बोला जा रहा है कि ये ट्रांजिशन जो हमें देखने को मिल रहा है, इट रिक्वायर्स व्हाट, हाउसहोल्ड्स टू रीगेन कॉन्फिडेंस एंड स्पेंड मोर। तो हाउसहोल्ड कॉन्फिडेंट कब फील करते हैं? व्हेन दे हैव इनकम स्टेबिलिटी। सो व्हेन देयर इज इनकम स्टेबिलिटी, व्हेन दे हैव अ परमानेंट और अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम, तो हाउसहोल्ड्स आर लाइकली टू स्पेंड मोर एंड, और या फिर हम बोल सकते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। फर्म्स टू रीस्टार्ट और स्केल अप देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फर्म्स भी अगर पैसा ज्यादा खर्च करेंगे तो भी ये डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। नाउ यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में यह भी बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है वो इस समय पे रीस्टार्ट कर रही है। देखिए एक चीज आपको ये समझनी है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल जो होती है उसके काफी फेजेस होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट साइकिल जब पीक पर होती है ना तो उसके बाद डाउनफॉल आता है, लेकिन यहां पर यह बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है वो पीक पे नहीं है, वो रीस्टार्ट हो रही है। तो यहां पर आपको नजर आएगा कि जो इन्वेस्टमेंट के इंटेंशंस हमें देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में आपको रियलाइज होते हुए नजर आएंगे, ये यहां पर बोला जा रहा है। देन ये जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ही इज ऑल्सो सेइंग दिस कि इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। एक्चुअली में उन्होंने बोला कि इंडियन इकोनॉमी जो है इट इज विक्टिम ऑफ जियोपॉलिटिक्स, यानी कि एक तरीके से मान के चलिए कि इंडियन इकोनॉमी चाहे कुछ भी नहीं कर रही है लेकिन तब भी जो है उसको मंदिर के घंटे की तरह लोग बजाकर जा रहे हैं। कैसे? इंडिया हैड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, लेकिन आपको यह नजर आ रहा है कि जो ग्लोबल सिस्टम है वो गुड इकोनॉमिक्स को रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक सर्वे में लिख रहे हैं। पर ऐसा उन्होंने क्यों लिखा, हमारे लिए वो जानना जो है वो जरूरी है। वो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल कैपिटल है, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो यहां पर एफडीआई लेकर आते हैं, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो जनरली वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जहां पर इकोनॉमिक्स गुड चल रही हो। देखिए जनरली कोई भी इन्वेस्टर होता है या जो कंपनी होती है वो वहां पर रैदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है जहां पर पॉलिसी कंटिन्यूटी हो और जहां पर आपको नजर आएगा कि एक ही गवर्नमेंट जो है वो यहां पर बहुत समय से रूल कर रही है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया 2014 से ही एनडीए गवर्नमेंट जो है वो लीड कर रही है, एनडीए गवर्नमेंट ही जो है वो पावर में है। आज एनडीए गवर्नमेंट को पावर में आए हुए करीबन 12 साल हो चुके हैं। सो देयर इज वन पॉइंट जो हम अचीव कर रहे हैं वो है पॉलिसी कंटिन्यूटी। लेकिन ये एक कन्वेंशनल एग्जांपल है कि जहां पर पॉलिसी कंटिन्यूटी होगी वहीं पर ही कैपिटल आएगा, ग्लोबल कैपिटल आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, जहां पर जो जियोपॉलिटिक्स है वो अपनी अलग से ही रोल प्ले कर रही है। अब अगर ट्रंप ने बोल दिया कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही बोला कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, व्हाट विल हैपन? तो बहुत सारी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं, विच इज एक्चुअली लीडिंग टू कैपिटल आउटफ्लो। अगर ट्रंप ने बोला कि इंडिया से पैसा निकाल लो, क्या कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, तो इंडियन कंपनीज की जो ओवरऑल एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है वो तो खत्म हो जाएगी। अब मैंने एक रिपोर्ट में ये पढ़ा कि इंडिया जो है वो यूएस को अराउंड 50 बिलियन के आसपास, $50 बिलियन का जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट करता है सिर्फ ज्वेलरी को लेकर। लेकिन आप सोचिए कि अगर उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा देगा तो इंडिया का ज्वेलरी सेक्टर कितने हद तक जो है वो यहां पर इंपैक्ट होने वाला है। तो ज्वेलरी सेक्टर में से कैपिटल आउटफ्लोज नजर आएंगे। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है उसने इंडिया के ज्वेलरी ब्रांड में पैसा लगा रखा है तो वो कहेगा यार मैं अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर रहा हूं। तो एक्चुअली में इंडिया एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है टू ग्रो,
बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी जैसी गुड इकोनॉमी को इस समय पर ग्लोबल कैपिटल रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही खराब चल रही है। तो क्या बोला जा रहा है? द ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? जियोपॉलिटिकल टेंशन। क्या? जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि वॉर, अब जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया। अब पिछले 4-5 सालों में देखोगे आपको 4-5 वॉर्स की खबर नजर आने लग गई है। पहले रशिया और यूक्रेन वॉर तो खत्म ही नहीं हुआ आज तक। फिर उसके बाद बीच में आपने देखा होगा इजराइल और ईरान ने भी आपस में जो है वो मिसाइल के साथ में गेम खेला था। फिर रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के भी स्कर्मिशेस हुए थे, जहां पर बहुत ज्यादा हमने देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी हमने देखा, है ना। फिर इंडिया ने मिसाइल्स भी मारी, बहुत चीजें हो रही है साथ में। फिर आपने देखा होगा ईरान और इराक के बीच में भी लड़ाई हो रही है, और उसके बाद इजराइल और पैलेस्तीन में भी ये चीजें हो रही है। तो वी आर सीइंग, और अभी फिर ग्रीनलैंड की बात आ रही है। चलो वो तो उन्होंने डावोस की मीट में ये बोल दिया कि भाई ग्रीनलैंड पे हम मिलिट्री कोई मूव नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये पीस की बात हो रही है, और पीस प्राइस तो चाहिए ही फिर। और रिस्क अवर्जन एंड सेफ हेवन बिहेवियर, लोगों के मन में इतना डर बैठ चुका है ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेकर या फिर स्टॉक मार्केट को लेकर, पीपल हैव एक्चुअली पुट डाउन ऑल ऑफ देयर मनी इनटू दी गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए आज आप ये सोचिए कि 31 दिसंबर को ये न्यूज आई थी कि चाइना जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ सिल्वर। तब आपको नजर आएगा 1 दिसंबर के आसपास, 1 जनवरी के आसपास जो सिल्वर का प्राइस था वो करीबन 2,25,000 रुपए था। आज जनवरी खत्म नहीं हुआ है और सिल्वर 4 लाख रुपीस का हो गया है। यानी कि 1 महीने के अंदर जो सिल्वर है वो 100% के आसपास इंक्रीज हो रहा है, विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द वेरी अनसर्टेनिटी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। अगर कभी भी कमोडिटी का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा है, बी इट गोल्ड बी इट सिल्वर, यहां पर यह पता चल रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज्यादा पीक पर चल रही है, क्योंकि लोग जो है वो कन्वेंशनल करेंसीज पर अपना जो है वो भरोसा छोड़ देते हैं। और यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं डॉलर का। यूएस डॉलर जितना ज्यादा वीक होगा उतना ज्यादा मेटल्स जो हैं वो यहां पर स्ट्रांग हो जाएंगे। यूएस मॉनेटरी पॉलिसी एंड डॉलर स्ट्रेंथ, ये जैसे जैसे वीक हो रहे हैं वैसे वैसे मेटल बेस्ड इकोनॉमी जो है वो यहां पर चलने पड़ रही है। यही पॉइंट जो है वो आपको यहां पर इससे समझना है। इंडिया स्ट्रक्चरल एक्सटर्नल डिपेंडेंस, नाउ जो ये नागेश्वरन जी हैं, ही इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो यहां पर बोल रहे हैं कि रूपी वीकनेस यूजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री का जो रूपी है, वो हमारी जो करेंसी है वो वीक क्यों हो रही है? इट इज गेटिंग वीक because of India runs a merchandise trade deficit. What is a merchandise trade deficit? It simply means that India is actually importing more and exporting less. Importing more का मतलब जो पलरा भारी है, हम फॉरेन करेंसी खर्च ज्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं, एंड दैट इज वाई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वीक रूपी को और ज्यादा जो है वो वीकर बना रहा है। और लेकिन हम क्या एक्सपोर्ट भी करते हैं? आंसर इज यस। तो हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस सर्विसेज, एंड वी आल्सो गेट इनवर्ड रेमिटेंसेज। व्हाट आर रेमिटेंसेज? जो इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन करेंसी में पैसा कमा रहे हैं वो इंडिया पैसा वापस भेजते हैं। तो एक तरीके से हमें डॉलर्स की या फॉरेन करेंसी की कमाई हो रही है। तो इसकी वजह से मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो है वो थोड़ा बहुत हमें कम नजर आता है और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में बंद हो जाते हैं, बट ये फुल्ली कैंसल्ड आउट नहीं हो रहा है। फिर कैपिटल अकाउंट में जो भी एफडीआई आता है या जो भी हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीट में आती है। उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव में बंद हो जाता है ना। और क्या यहां पर बोला जा रहा है? इन्फ्लेशन को लेकर हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या बोलता है? इन्फ्लेशन को लेकर यह बोला जा रहा है कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, वैसा 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर नहीं रहने वाला है। ऐसा क्यों बोला गया? अगर मैं आज की इन्फ्लेशन रेट की बारे में बात करूं, 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें आपको ये नजर आएगा कि दिसंबर 2025 तक का जो डेटा बताया जा रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि रिटेल लेवल पर इन्फ्लेशन बताता है, इट इज सेइंग कि इन्फ्लेशन जो है इस समय पर हवर कर रहा है, इन्फ्लेशन इज मूविंग अराउंड 1 to 1.5%। आप सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन कितना है? 1 to 1.5% चल रहा है इंडिया में। उतना इन्फ्लेशन 2026-27 में नहीं रहेगा, रादर थोड़ा बड़ा हुआ नजर आएगा। इंडिया में 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसमें इन्फ्लेशन कम क्यों है?
क्योंकि आपको नजर आएगा कि जो फूड आउटपुट है, जो हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ आउटपुट है, वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर नजर आया। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड इतनी नहीं है, तो इन्फ्लेशन जो है वो रिलेटिवली कम हो गया। लेकिन बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 2027 में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेस इफेक्ट की बात आती है। बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब आपकी कोई भी चीज बहुत बहुत लो लेवल पर आ जाती है और अगर आपको मार्जिनल इंक्रीज भी उसमें नजर आएगा तो वो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर आती है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट है जिसके 40 मार्क्स आए हैं, दूसरा स्टूडेंट है जिसके यहां पर 90 मार्क्स आए हैं। अगर आप ये बोलो कि एक स्टूडेंट जो ये है, इसने 12 मार्क्स को ग्रो करा, मतलब पहले सेमेस्टर में इसके 40 नंबर आए थे, अब दूसरे सेमेस्टर में इसके 52 नंबर आए, ठीक है, तो इसने 12 नंबर से ओवरऑल ग्रोथ करी। लेकिन 40 नंबर में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो बोला जाएगा भाई फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर तक इसके मार्क्स 30% से बढ़ गए। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि इस स्टूडेंट के 90 नंबर आए थे और मान लीजिए कि इसने भी यहां पर 6 नंबर से बढ़ा लिए नंबर, तो क्या हम बोलेंगे कि भाई यहां पर इसका 12 तो हुआ 30%, तो इसका जो 6 हुआ वो तो 15% होना चाहिए? नहीं। अगर आप 90 का निकालोगे कि 6 नंबर कितना परसेंटेज होगा तो आपको नजर आएगा ये तो 0 पॉइंट्स, ये तो आपको नजर आएगा ये तो 7% के आसपास बैठ रहा है। तो जब हमारा इन्फ्लेशन बहुत लो होगा और अगर हल्का सा भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपको नजर आएगा भाई इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लो बेस इफेक्ट है। नॉर्मलाइजिंग और नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डिमांड। अब जैसे जैसे ग्रोथ हमारी कंट्री के अंदर बढ़ेगी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। फूड डिसइन्फ्लेशन। नाउ डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपका जो फूड का प्राइस है, मान लीजिए कि पहले 50 रुपए था, फिर 52 रुपए हुआ, फिर 54 रुपए हुआ, लेकिन बाद में पता चला ये फूड का प्राइस 49 हो गया, 48 हो गया। नाउ दिस इज वेयर द डिसइन्फ्लेशन स्टार्ट, कि अपने बेस प्राइस को भी इसने तोड़ दिया। तो फूड डिसइन्फ्लेशन हमारी कंट्री में इसलिए हुआ बिकॉज देयर वाज अ रिकॉर्ड आउटपुट ऑफ खरीफ क्रॉप्स एंड जो हेल्दी राबी सोइंग्स हैं, जो हम जनरली सो करना चालू करते हैं फ्रॉम अक्टूबर नवंबर। फाइनेंशियल ईयर 2027 में बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चरल कंडीशंस जो है वो नॉर्मल होंगी और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफ्लेशन जो है वो आपको यहां पर नहीं नजर आने वाला है। और क्या कहता है यहां पर इकोनॉमिक सर्वे? यहां पर बोला जा रहा है रुपी के ऊपर। अब बेचारा रुपी जो है, इट इज वन ऑफ द, वी कैन से द बीटन डाउन करेंसीज इन द होल इकोनॉमी, इन द होल वर्ल्ड इकोनॉमी। क्यों बोला जा रहा है? अब देखिए सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा अनसर्टिनिटी इंडिया के ऊपर है कि भाई रशिया से तेल मत खरीदो, उनको इस बात से प्रॉब्लम है। अच्छा भाई ईरान पर, मतलब ईरान पर जो है वो आप चाहबार में इन्वेस्ट मत करो, ये उनको प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को वो यहां पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल को व्हाइट हाउस में बुला लिया, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ भी लगा दिया, ये भी बोल दिया कि भाई हम इंडिया को जो है वो हम सही से जवाब देंगे। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस की बात को सुनकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो इंडियन स्टॉक मार्केट से, इंडियन डेट मार्केट से अपना पैसा जो है वो तेजी से निकाल रहे हैं, विच इज नोन एज व्हाट? कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो जब होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा फॉरेन करेंसी से लेकर जाएंगे और उनके पास जो करंट करेंसी, अब आपने इंडिया में पैसा लगाया वो आप रुपीज में लगाओगे। पहले जो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना फॉरेन करेंसी से पैसा कन्वर्ट कर कर रुपी में करते हैं और वही रुपी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब उनको नजर आता है कि ट्रंप इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी इंडिया को लेकर दिखा रहा है तो वो क्या बोला जाता है? वही रुपी को वो वापस से अपनी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं एंड दे मूव आउट। उसको हम बोलते हैं कैपिटल आउटफ्लो। तो जब इतना ज्यादा कैपिटल आउटफ्लो होगा तो रुपी विल स्टार्ट व्हाट? इट विल स्टार्ट टू डेप्रिशिएट। आपको नजर आएगा यहां पर जो रुपी का सिक्का है ये पिघलता हुआ आपको नजर आ रहा है। रुपी अपनी वैल्यू जो है वो डॉलर के सामने छोड़ रहा है। पता चल रहा है कि भाई रुपए के जो है वो यहां पर पसीने छूट रहे हैं, किसको देखकर? डॉलर को देखकर। तो आपको ये डॉलर जो है वो नजर आ रहा होगा कि डॉलर को देखकर कैसे जो है वो रुपी के पसीने छूट रहे हैं, राइट। अब ये बोला जा रहा है क्या कि, और साथ ही में ही जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई देखो इंडिया जो है वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। तो इंडिया अभी भी 87 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट दिखा रहा है, यही इकोनॉमिक सर्वे के ओवरऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है इट शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू कैपिटल इनफ्लोज, यानी कि एफडीआई, एफपीआई या डेट के थ्रू। लेकिन
जब ये कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है और साथ ही में ही आपको नजर आएगा ट्रेड डेफिसिट भी हो रहा है, करेंसी बेयर्स द एडजस्टमेंट, करेंसी को सबसे ज्यादा चोट जो है वो यहां पर पहुंच रही है। एफपीआई आउटफ्लोज के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2025 में आप देखेंगे हमारी जो एफडीआई है, एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो इंडिया की डेट और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया। अब देखिए सिंपल सी बात है, $1 बिलियन में 9,200 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं, क्योंकि $1 चल रहा है कितना, 92 रुपीस का। अब 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, अब $1 बिलियन में होते हैं 9,200 करोड़। अब अगर मैं 11 बिलियन या 12 बिलियन देखूंगा तो करीबन आपको नजर आएगा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर चुके हैं। जनवरी अलोन, ये जनवरी जो अभी की आप देख रहे हो, अभी जो मतलब जो जनवरी अभी चल रहा है, उसमें भी हमने $4 बिलियन का आउटफ्लो देख लिया है। क्यों? क्योंकि नजर आ रहा है ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, मतलब लोगों को डर लग रहा है। और कभी भी आपको नजर आएगा जब भी लोगों को डर लगता है तो लोग सेफ हेवन की तरफ चलने लगते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड। और अगर लोगों को डर लगता है तो लोग क्या करते हैं कि यूएस के बॉन्ड्स में पैसा डाल देते हैं, तो यूएस की बॉन्ड जो यील्ड है वो बढ़ी हुई है। ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, जहां की यूएस टैरिफ है, और रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इक्विटी, इंडियन स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है 2025 में, इसलिए यहां पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज नजर आ रहे हैं। सो द रूपी वीकेंस रिफ्लेक्ट द ग्लोबल पोर्टफोलियो बिहेवियर। बावजूद इसके कि इंडिया के मैक्रो फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 7% से इंडिया ग्रोथ रजिस्टर कर रही है। ये खाली इंडियन इकोनॉमी नहीं बोल, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट नहीं बोल रही, आईएमएफ बोल रही है, गोल्डमैन सैक जो यूएस की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ग्लोबल कैपिटल है वो यहां पर आने को ही नहीं तैयार है, या तो उनको कुछ ऐसा पता है जो हम सब लोगों को नहीं पता है। वाई दिस इज कॉल्ड एज कैजुअलिटी, कैजुअलिटी का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कैजुअलिटी हो गई इस एक्सीडेंट में, मर गए ये लोग। इंडियन रुपी के गिरने को भी कैजुअलिटी बोला जा रहा है, कि इंडियन रुपी को क्यों पीटा जा रहा है इतना, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इंडिया ने खुद नहीं करा ये। इंडिया जो है वो, इंडिया खुद नहीं, इंडिया चल रहा था अपने मस्ते में, आके उड़ा दिया उसको। इट लैक्स फुल कंट्रोल ओवर ग्लोबल कैपिटल साइकिल। इंडिया नहीं, लोगों को नहीं बोल सकता ना भाई अपना पैसा मत निकालो, दे हैव फुल इंडिपेंडेंस अपॉन इट। और एक्सचेंज रेट जो है वो इस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे यहां पर एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर भी कमेंट्री कर रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसा चल रहा है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो आपको नजर आएगा कि इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि जो इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इकोनॉमिक सर्वे 3 स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहला, रेजिलिएंट सर्विस ट्रेड, जैसे कि इन्फोसिस जैसी कंपनियां या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियां, ये बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट सर्विसेज, वेबसाइट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज को यूएस की कंपनीज को बेचती हैं। अब जैसे यूएस की किसी कंपनी को वेबसाइट मेंटेन करवानी है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का टैक्स डिपार्टमेंट है, जो जीएसटी की वेबसाइट है, वो भी इन्फोसिस के द्वारा ही जो है वो मैनेज करी जाती है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने टेंडर दे रखा था, टेंडर निकाला था, तो इन्फोसिस ने जो टेंडर जीता, और इन्फोसिस जो है वो अब गवर्नमेंट की वेबसाइट को मेंटेन करता है, गवर्नमेंट उसकी कुछ फीस देती है इन्फोसिस को। वैसे ही यूएस की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऐसी ही सर्विसेज लेती हैं, वेबसाइट मैनेजमेंट इज वन अमंग ऑफ देम। समझ आ गया आप लोगों को? तो आईटी सर्विसेज जो देती हैं इंडिया की कंपनी यूएस की कंपनीज को या यूरोपियन कंपनीज को, उससे उनको पैसा मिलता है। अब यूरोपियन कंपनीज यूरो में पैसा देती हैं और यूएस कंपनीज डॉलर में पैसा देती हैं। अब यह बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो अभी चल रहा है उसमें सर्विसेज जो है वो रिकॉर्ड जो है वो यहां पर एक्सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि इतना पैसा कभी नहीं आया। और कितना पैसे की बात बोले जा रहा है कि 8-9 महीने के अंदर, यहां पर यह बोला जा रहा है कि फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की बात करी जा रही है, उसमें उन्होंने $304 बिलियन के एक्सपोर्ट करे हैं सर्विसेज ने, और 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में नजर आ रही है। आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज कंटिन्यू टू प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी। साथ ही में ही रेमिटेंसेस की बात हो रही है, जो पैसा इंडियंस बाहर रहकर भेजते हैं
उसमें भी हमें 10.7% की ग्रोथ नजर आ रही है। अगर मैं Q2 को देखूं, मतलब कि तिमाही, दूसरी तिमाही तक बात करूं, तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, सवाल ये है कि वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी जाती है किस इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और टॉप 3 रैंकर्स कौन है? सबको पता है कि टॉप फर्स्ट रैंक किसकी है, लेकिन हमें सेकंड और थर्ड रैंक के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या वो मेक्सिको है? क्या वो यहां पर कोई और इकोनॉमी है? हमें इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि जो सर्वे है वो व्हाई इट इज स्ट्रेसिंग अपॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी। देखिए, हम सब लोगों को पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो इस समय पर सर्विस इकोनॉमी बनने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि आज भी अगर मैं इंडियन इकोनॉमी का ब्रेकडाउन देखता हूं तो 4.2 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है उसमें आपको नजर आएगा 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो हमारी जीडीपी में है वो सर्विस सेक्टर के द्वारा दिया जा रहा है। तो सर्विस सेक्टर जो है वो इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं करता। सर्विस सेक्टर इस समय पे जो ज्यादा से ज्यादा चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन के थ्रू चल रहा है। लेकिन अगर हम फिजिकल या टेंजिबल गुड्स को ज्यादा से ज्यादा बेचना चालू करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी हमारी कंट्री के अंदर बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, ये सारी चीजों की वजह से। तो क्या बोला जा रहा है? अ रोबस्ट एंड स्टेबल करेंसी कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। तो ओनली स्ट्रॉन्ग गुड एक्सपोर्ट स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कैन जनरेट फॉरेन एक्सचेंज, एंकर करेंसी सिस्टम एंड क्रिएट हार्ड करेंसी स्टेटस ओवर टाइम। ये भी यहां पर बोला जा रहा है। ग्लोबल फ्रैगमेंटेशन चेंजेस द पॉलिसी चैलेंज। अब यहां पर और क्या बोला जा रहा है? ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्योरली इकोनॉमिक नहीं है। इस समय पर आपको नजर आएगा लोग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर काम नहीं कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जहां पर ट्रंप नहीं अपनी बात कर रहा है हमें वहां जाना चाहिए। ट्रेड इज इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय जियोपॉलिटिक्स एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस। ये वही बात जो है वो यहां पर बोली जा रही है। अब एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा समझनी चाहिए वो ये है कि इंडिया जैसी इकोनॉमी जो इतने इस समय पर हेडविंड्स फेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल सप्लाई, उसको उस समय पर क्या करना चाहिए? इंडिया को अपने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पर काम करना चाहिए, यानी कि अपने ट्रेड पार्टनर्स को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जैसे कि इंडिया ने रिसेंटली पिछले 1 साल में 4 एफटीए साइन करे हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ में, न्यूजीलैंड के साथ में, ओमान के साथ में, और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ में तो 26 जनवरी को ही जो है वो अनाउंसमेंट हुई है, जो हमारी कंट्री का रिपब्लिक डे हुआ। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जितनी ज्यादा इंडिया जो है वो अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे, क्योंकि अगर हम यूएस के साथ में ट्रेड करते हैं और यूएस ने बोल दिया कि भाई हमने तो आपके गुड को 50% से ज्यादा बढ़ा दिया, उसकी वैल्यू 50% टैरिफ लगा दिए, तो अब इंडियन गुड्स को तो यूएस में खरीदा नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो यूएस कस्टमर है वो कहेगा यार मैं यूएस का गुड खरीद लेता हूं, चाइनीज गुड खरीद लेता हूं, इंडियन गुड खरीदूंगा तो मुझे पैसा 50% ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए इंडियंस के लिए फायदा क्या होगा कि हम अपने ट्रेड पार्टनर्स को और ज्यादा बढ़ाएं। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली साइन करा एफटीए, और भी हमें एफटीए जो है वो साइन करने चाहिए, जिससे कि हम अपने जो एक्सटर्नल डिमांड है उसमें कहीं ना कहीं पर कंसिस्टेंसी को लेकर आ सकें। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हमें नजर आ रहे हैं। अगर मैं ज्वेलरी के बारे में बात करूं तो आपको नजर आएगा प्रेशियस मेटल ज्वेलरी यूएस ने इंपोर्ट करा है 3.1 बिलियन, सॉरी मैंने आई बिलीव 50 बिलियन बोल दिया था, ये मैंने गलत बोला है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि 50 बिलियन की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे एक्सपोज हो गए थे। लेकिन जब मेटल ज्वेलरी की बारे में बात हो रही है तो इंडिया जो है वो यहां पर कितना एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है यूएस में अराउंड 3.1 बिलियन डॉलर के। लेकिन आपको पता है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने, यूरोपियन यूनियन में करीबन 25 से ज्यादा कंट्रीज हैं, तो आपको नजर आएगा यूरोपियन यूनियन में कितना इंपोर्ट हुआ है प्रेशियस ज्वेलरी का, अराउंड 17 बिलियन डॉलर का। तो ओवरऑल हमारे लिए बहुत अनटैप्ड मार्केट है जिसको छुआ नहीं है। तो अगर इंडिया और ईयू का अब जो एफटीए जो है वो साइन हो गया है तो यहां से भी हमारी बहुत जो है वो डिमांड होने के चांसेस हैं कि ईयू में जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी तरफ आने लगे। फ्रोजन श्रिम्प, यूएस में, यूएस हमसे कितना जो है वो श्रिम्प इंपोर्ट करता है, ये मतलब खाने की चीज होती है, नॉन वेजिटेरियन, 1.9 बिलियन।
और EU कितना इंपोर्ट करता है, 1/3 ऑफ यूएस लेवल। और ओवरऑल जो यूरोपियन यूनियन है वो श्रिम्प कितना इंपोर्ट करता है, 3.9 बिलियन का। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रेड एग्रीमेंट जो हैं वो यहां पर शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर सकते हैं, जो इस समय पर इंडिया फेस कर रहा है। आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को ओवरऑल क्लियर हो गया हो। बाकी और भी कुछ चीजें अगर मुझे इकोनॉमिक सर्वे से इंटरेस्टिंग लगती हैं तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इकोनॉमिक्स से इंटरेस्टेड जो न्यूज़ है वो चाहिए। ये मेरा PW का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स न्यूज़ जो आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट हो। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एक नया बैच आ रहा है हमारा, दैट इज रिपब्लिक डे का ऑफर जो है वो 31 जनवरी तक एक्सटेंड करा गया है, एंड जिसमें आपको ये डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। ये हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, आक्रोश, जहां पर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और हिंदी में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश पीपीटी और लैंग्वेज हिंदी, और ऊर्जा में पीपीटी हिंदी और लैंग्वेज भी हिंदी। सेम विद प्रथम, ये फाउंडेशन कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज में मैं भी इकोनॉमिक्स जो है वो वहां पर पढ़ाता हूं। और अगर आपको ये लेक्चर या फिर ये जो ओवरऑल वीडियो है वो पसंद आए तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर बताइए उसमें, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू।